मित्रों, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपीएससी के फर्स्ट पेपर, और ये सिर्फ यूपीएससी नहीं साथियों, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अन्य जिस भी स्टेट में संस्कृत विषय ऑप्शनल के रूप में है, हर जगह यह विषय आपको मिलता है। आज मैं आपको संधि प्रकरण बताऊंगा, और बहुत ही सरल तरीके से कि संधि कितनी होती है या संधि कैसे करते हैं, विच्छेद कैसे करते हैं, संधि किसे कहते हैं, विच्छेद किसे कहते हैं, ये जो भी चीजें हैं सबको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। और आप लोग जो है ध्यान से इन विषयों को देखिए, और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज तक आपको संधि करने में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही होंगी, और आज के बाद यकीन मानिए कि आपकी ये सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। आज के बाद आपको ये लगेगा कि भाई इससे सरल तरीका तो कोई संधि का हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी ऑप्शनल के रूप में संस्कृत को लिए हैं, वो वे बिना डरे ही और बिना किसी समस्या के आज संधि सीख जाएंगे। दोस्तों, आप लोग खुद जो है इतने जागरूक हैं, आपने देखा होगा अन्य कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर यूपीएससी या बीपीएससी जो भी हैं, इन सिविल परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। और ये जो हमारा सबका प्रयास है, ये सभी प्रयास निःशुल्क हैं, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और आपको आश्चर्य होगा कि कुछ दिनों पहले मुझे पता चला मुखर्जी नगर के कोई महानुभाव हैं, वो ऑनलाइन क्लासेज के लिए संस्कृत ऑप्शनल की तैयारी करवाते हैं, और 38,000 मतलब 38,000 रुपए वे चार्ज कर रहे थे। उन्होंने अपनी फी बताई, और ऑफलाइन के लिए 35,000। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरीके से पैसे आपसे खूब ले रहे हैं। तो आप इन सभी के चक्करों से बचिए, आप इसके माध्यम से तैयारी कीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से है। बस आप नोट्स लीजिए, नोट्स से आपका जो है बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको टू द पॉइंट कितना लिखना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ उसमें दिया है। इसलिए 4 अक्टूबर को यूपीएससी का पीटी होने जा रहा है। उसके बाद आप मेंस में लगेंगे। और जो भी साथी हमारे इस नोट्स को नहीं लिए हैं, नोट्स बहुत मार्जिनल चार्जेस पे उपलब्ध है, आप लोग इसको लीजिए और अच्छे से तैयार करिए, जिससे आपका ऑप्शनल आपकी परीक्षा में असफलता का कारण ना बने। आप लोग सफल होइए, ये हमारी कामना है। इसलिए मैं बार बार इन चीजों को आपके समक्ष जो है दोहराता हूं। आप इन सभी समस्याओं से बचिए, ऐसे लोगों के चंगुल में जाने से बचिए। आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या है, कैसे, सब कुछ यहाँ बताया जाएगा। तो आज हम लोग संधि को देखेंगे, आज इस पर गंभीर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग विषय की तरफ चलते हैं। संधि, देखिए संधि, संधि का नाम लेते ही आपके मन मस्तिष्क में आप सिक्स्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि भाई संधि, कोई सेवंथ में पढ़ा होगा, कोई नाइन्थ टेंथ में जरूर ही पढ़ा होगा कि भाई संधि। हिंदी और संस्कृत में सब में संधि आपको मिलेगी। वैज्ञानिक तरीका, इतना बेहतरीन वैज्ञानिक तरीके से हमारी संस्कृत में संधि दी गई है, आप बहुत ही आसानी से इनको समझ जाएंगे। आइए पहले देखते हैं संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ होता है, एक शब्द में कहिए तो मेल, अर्थात जोड़ना, किसी दो चीजों को जोड़ना। आप कहते हैं ना इसकी संधि कर दीजिए। आप ट्रीटी सुनते होंगे इंटरनेशनल लेवल पे, भाई दो देशों के बीच में संधियां, तीन देशों के बीच में संधियां हो रही हैं, तो क्या है, वो जोड़ है आपस में। हाँ, तो ये इस प्रकार से है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और आगे देखिए, अगर थोड़ा और आगे बढ़ के देखा जाए
तो दो या दो से अधिक सार्थक पदों, वर्ण यहाँ पे पद होते हैं, पदों का विच्छेद करना विच्छेद कहलाता है। पहले हम संधि आपसे देखेंगे संधि किसे कहते हैं और फिर उसके बाद विच्छेद पे चलेंगे। अब देखिए इसका थोड़ा जो पुस्तक में जिस प्रकार से दिए तो मैंने आपको सामान्य बता दिया। अब पुस्तक में दिया है अत्यंत समीपता के कारण दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार अर्थात परिवर्तन होते हैं या परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? संधि। ठीक है, फिर से देखिए स्क्रीन पे, संधि का अर्थ है मेल अर्थात जोड़। अत्यंत समीपता के कारण दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां एक चीज देखिए, वर्ण संधियों में जो होता है वर्ण, देखिए संधि के लिए वर्ण, दो वर्णों के आपस में मिल जाने को संधि कहते हैं। और समास में दो या दो से अधिक पदों के बीच जो संबंध होता है वह समास होता है। और वाक्य विधि, जहां पे वाक्य का निर्माण होता है या वाक्य होती है, वाक्यों में आप क्या होता है? कारक होता है। तो ये देखिए वर्ण में क्या है? संधि, पद में संधि तो सॉरी समास, पदों के बीच में अपन समास होता है, दो वर्णों के बीच में संधि होती है और वाक्यों में कारक होता है। ये आप मूलभूत अंतर समझ के रखिए। आइए आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर, जिसको अच संधि कहते हैं, अच में समस्त स्वर आ जाते हैं। आपको हमने माहेश्वर सूत्र में इसका वर्णन किया है, इसके बारे में विस्तार से बताया। व्यंजन, हल इसे कहते हैं व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और देखिए संधि हमेशा जो वर्ण के स्थान पर होता है, ना पद के होता है ना वाक्य के होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। संधि के लिए बहुत चीजों में जो अब बता रहा हूं वह देख लीजिए। ये क्या रहा? संधि तीन है, स्वर, व्यंजन, अच विसर्ग या अच हल विसर्ग संधि। ठीक है, आगे देखिए कुछ आपको शब्द जो मिलते हैं जिसको टेक्निकल वर्ड कह सकते हैं, आपको समझने में हो सकता है एक समस्या हो, और वो समस्या ना हो इसलिए हमने उन शब्दों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए विच्छेद, विच्छेद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के साथ पदों को पृथक करना क्या है? विच्छेद कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों के साथ पदों को पृथक करना विच्छेद कहलाता है। संधि और विच्छेद दो जो है आपको शब्द बहुत सुनने को मिलेंगे इस प्रकरण में। आगम, आगम भी सुनने को मिलेगा। आगम क्या है? आ जाना किसी का, लेकिन आता कैसे है? ये आता है आपके पास बैठता है, ये नहीं कि आपको हटा के बैठता है। जैसे देखिए आगम, किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठ जाता है, अर्थात पास आकर बैठकर संयुक्त अर्थात जुड़ जाता है, संयुक्त हो जाता है, तब वह आगम कहलाता है। और कहा गया है कि मित्रवद आगमः, मित्रवदागमः, जो आगम होता है वह मित्रवत होता है, वह शत्रुवत नहीं होता है। अर्थात आपको हटाकर, जैसे कोई मित्र आता है आपके घर में तो क्या करता है? आपको हटा देता है, या आकर आपके घर में बैठता है, आप भी रहते हैं, आपका कोई नुकसान नहीं करता। उसी प्रकार इस आगम की स्थिति होती है। तो यह भी आपको व्याकरण शास्त्र में या व्याकरण में आपको खूब मिलेगा आगम। जैसे वृक्ष जमा छाया, अब देखिए छा और छा के बीच में आधा चा आ गया, तो कैसे आ गया? मित्रवत बैठ गया। यहाँ देखिए, यहाँ वृक्ष के आ एवं छाया के छा, जो वृक्ष का वृक्ष में छा में आ है, उसके बाद एवं छाया के छा के बीच में चा का आगमन हुआ है, यह कैसा? इसे आगम कहा जाता है। ठीक है, आदेश देखिए, किसी वर्ण को हटाकर जब दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। ना, मैं आदेश दे रहा हूं आप ऐसा कीजिए, तो आदेश हुआ। तो जहां उसको आदेश किया गया यदि वहां कोई है तो उसको हटना पड़ेगा, या मेरे आदेश से अभी आप को इस पद से हटाया जाता है तो दूसरे को बैठाया जा रहा है, जब दूसरा बैठ रहा है तो पहला हट रहा है, यह शत्रुवत हुआ। तो इसीलिए कहा गया है शत्रुवदादेश, आदेश जो होता है वह शत्रुवत होता है। आइए देखिए उदाहरण, यदि जमा अपि बना यद्यपि, यहाँ ई के स्थान पर या आदेश हुआ जो कि आगे संधि में आने वाला है।
ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो आपको शब्द सुनने को मिलते हैं, इनके बारे में हमको आपको बता दिया। अब देखिए अच संधि किसे कहते हैं। अच संधि आ गया। अच संधि करेंगे पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो। पूर्व पहले और पर बाद को कहते हैं, पश्चात को कहते हैं, ठीक है। तो पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो। जहां पे पूर्व शब्द जहां खत्म हो रहा है वहां स्वर हो, और जो जमा है उसके बाद मतलब प्लस जो लिखा जाता है उसके बाद जो शुरू हो रहा है वहां भी स्वर होना चाहिए, ये बात करें। उनकी जो संधि हो उसे अच संधि कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इन सब की जब संधि होती है कि पूर्व शब्द के अंत में अच और पर शब्द के आदि में अच हो और उनकी जो संधि हो उसे अच संधि कहते हैं। अच संधि के मुख्य 5 भेद हैं और 3 गौड़ भेद हैं। मतलब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको बताया जा रहा है, यह जितना भी, ठीक है। प्रमुख भेद कौन है? यण संधि, अयाज संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और 5वां दीर्घ संधि। गौड़ भेद कौन है? पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृत भाव, ठीक है। आइए इन सब के बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले और एक चीज देखिए, स्वर संधि। स्वर संधि आपको बताया, और बहुत सरल तरीके से समझना हो तो जब 2 स्वर वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता, जब 2 स्वर, देखिए वहां स्वर था एक पूर्व के अंत में और एक पर के आदि में, ये मैंने कहा था। ये टेक्निकल हो सकता है, इसको समझने में समस्या हो, तो ऐसे समझिए कि जब 2 स्वर वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, तो वहां स्वर संधि होती है, ठीक है। तो व्यंजन जब पढ़ाएंगे तो व्यंजन, जब विसर्ग पढ़ाएंगे विसर्ग बता देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। व्यंजन संधि क्या है? कहीं यदि कहीं एक व्यंजन और एक स्वर हो या दोनों व्यंजनों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि कहीं एक व्यंजन और एक स्वर हो अथवा दोनों व्यंजन हो तो इनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग की जगह पर कोई परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आइए हम पहली संधि स्वर संधि की अर्थात अच संधि प्रकरण में जो पहली संधि है अच के भेदों में वह है यण संधि। और यण संधि विधायक जो सूत्र है अर्थात यण संधि करने वाला जो सूत्र है उसका नाम है इको यणची। क्या है? इको यणची, ठीक है। इसको यण संधि कहते हैं। बहुत ही सरल है मित्रों, बहुत ही सरल है। इको यण आची, छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, पदच्छेद जिसे कहा जाता है। इका यण आची, ये 3 आपको मिले। अब अगर इसकी वृत्ति में जाएंगे, इसकी वृत्ति में जाएंगे तो कहा वृत्ति है इका स्थान यण स्यादचि संहितायाम विषय। इस क्लिष्टता में आपको नहीं जाने की जरूरत है, आपको इस कठिनता में जाने की आवश्यकता नहीं है। इका में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यण और इक क्या है? इक क्या है? तो इक जो है वह इक वर्ण जो है वह एक प्रत्याहार है और इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ई, उ, री, ली। इक प्रत्याहारे कतिवर्णा सन्ति, अगर प्रश्न आ गया इक प्रत्याहारे कतिवर्णा है तेजा की, इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप लिख सकते हैं इक प्रत्याहारे निम्नलिखित 4 वर्णा सन्ति तेजा ई उ री री। इस तरीके से यदि प्रश्न आता है तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए अभी जो प्रश्न पूछने की प्रकृति है वह कैसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए है, ए बी सी और डी ई, ये 5 भाग करके आ रहे हैं। तो ए में 10 क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर का। इसी में अभी आपसे पूछा जा रहा है संधि 1-1 नंबर में। तो बस आपसे पूछा सूत्रोल्लेख पूर्वकम, जैसे दे दिया कि 2019 माया हरिम
जमा वंदे सूत्रोल्लेख पुरस्सरम संधि कार्यम विधेयम। तो इसमें आप इसकी संधि करिए और इस संधि विधायक सूत्र बताइए, अगर हो समय तो अर्थ भी बता दीजिए। और आप संधि और सूत्र इतना बताकर आप निकल जाइए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और इसी प्रकार के 17 देख लीजिए, 18 देख लीजिए, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो इसी तरीके से है। अब यहां देखिए इक यण 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 प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो 4 आते हैं। प्रश्न आ सकता है ना कि यण प्रत्याहार कति वर्णा, कौन कौन से यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? करें या, वा, रा, ला। और अचि, अचि में इसमें सप्तमी विभक्ति है, करें अचि अर्थात अच में, अच में, ठीक है ना। इका, अब किसके स्थान पर यण होगा और कैसे होगा? तो अर्थ पहले देख लिए, करें संहिता के विषय में अच के परे होने पर इक के स्थान पर यण आदेश होता है। संहिता, देखिए संहिता क्या करना है? संहिता जिसकी संधि होती है उसमें संहिता आवश्यक होती है। यहाँ संहिता का अधिकार चला, अधिकार करें कि इसी के शासन प्रशासन में यह कार्य हो रहा है, अधिकार क्षेत्र में कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ संहिता अनिवार्य है, ठीक है ना। तो उसमें टेक्निकलिटी में आपको नहीं जाना है, बस जानना है संहिता। आपको बता दो, परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। और जब वर्णों की इतनी समीपता होगी नहीं तो उसमें संधि नहीं होगी, इसलिए संधि के लिए संहिता करनी बहुत ही आवश्यक है। तो संहिता के विषय में अच के परे होने पर इक के स्थान पर यण होता है। अब इक के स्थान पर ही यण क्यों हो रहा है? तो इका एक सूत्र है, षष्ठी स्थाने योगा, जो षष्ठी जो स्थान का योग होने पर षष्ठी में स्थान का योग होने से यहाँ इका जो है वह षष्ठी विभक्ति है, इसलिए इसी के स्थान पर क्या होगा? यण होगा। और अचि यहाँ सप्तमी विभक्ति है, तो अचि से कैसे होगा? कहां होगा? करें अचि से पूर्व होगा। तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। करें कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में पूर्व अर्थात इस अचि से अर्थात अच में जो पूर्व है, जस्ट इसके पहले है, उसी में संधि होगी। ये अलग थोड़ी चर्चा के विषय मैं बताऊंगा, पहले यह अर्थ समझिए। संहिता आपको बता दिया, अब इसको बहुत और सरल रूप से समझ सकते हैं कि इक के पश्चात अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, या यण हो जाता है, या यण होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। आपको दोनों तरफ से मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पुस्तकीय चीज दी गई है, इसको हो सकता है आपको समझने में कठिनाई हो। मैं यह भी लिख सकता था कि संहिता के विषय में इक के पश्चात अच हो तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है, ऐसा मैं लिख सकता था, परंतु आपके जो है ये भी समझ पाइए। अगर ये सरल लगे तो इसको लिख लीजिए, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं इक के पश्चात अच रहे तो, अच कौन? स्वर कहते हैं। अच रहे तो इक के स्थान पर यण होता है या यण आदेश होता है, जैसा लिखना हो। और संस्कृत में आप लिखना चाहें इकः पश्चात, देखिए अच भी भिन्न होना चाहिए, और अच आपको यण संधि में भिन्न ही मिलेगा, मतलब एक समान मिलेगा तो वहां तो फिर दीर्घ संधि हो सकती है, इसलिए भिन्न अच मतलब अलग अच मिलेगा, एक समान अच नहीं होगा, इधर भी आ उधर भी आ ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब इकः पश्चात अच स्यात् माने हो, तो को तू या तरी, इसके लिए संस्कृत में शब्द है तरी। जो इक है, जैसे इका बताया ना, तो यहाँ आप षष्ठी हो गया, ऐसे वहां लिखना है इक के, तो इका स्थान पर स्थाने यण होता है, तो यण भवत या यण आदेश भवति। आपको इतना लिख देना है कि इका पश्चात अच स्यात् तर्ह्य इका स्थाने यण आदेश भवति। आपका हो गया संस्कृत में आपका लिखना। आप कह रहे थे ना अनुवाद में करने में बड़ी कठिनाई होती है, तो ये बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया। अब सामने देखिए, अगर यहां लिखना हो करें संहिता के विषय में, तो संहिता या विषय अच के परे, अच के परे, तो
अच के परे तो करे, अच के परे तो अची, अची, अचि स्यात् इकः स्थाने यण आदेशः भवति। ये आपका हो गया। अब मैंने बताया इक के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई उ री ली, यण या व रा ला, ये है इस तरीके से हो गया। अब इसमें देखिए कि अब यहां पर आप देखिए मैं बहुत कहते नहीं उन व्याकरण सॉरी जो संस्कृत विषय के परंपरागत छात्र हैं, अर्थात जिन्हें बीए एमए या एमफिल पीएचडी सारा कुछ किया है, उनके लिए ये बहुत सामान्य विषय हो सकता है और उनको लगे कि ये चीज छूट गई, ये चीज छूट गई। तो मैं प्रक्रिया में नहीं जान रहा हूं, मैं एकदम एक एक प्रोसेस को नहीं बता रहा हूं, मैं उतना ही बता रहा हूं जितनी यूपीएससी में जितनी चीजों की आवश्यकता है। इसलिए आप अन्य चीजों में भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि वहां कई सूत्रों के द्वारा जो है उदाहरणों की सिद्धि की गई है और इसको बताया गया है, तो उसमें नहीं जाना, सीधा संधि सूत्र लिखना है, अर्थ के अगर वहां पर 3-4 लाइनें में लिखना है, पंक्तियों में लिखना है, तो उसके अर्थ तुरंत उसके संस्कृत में अर्थ लिखिए, अर्थात उसका अनुवाद कर दीजिए, उसका उदाहरण दे दीजिए, हो गया आपका यह उत्तर। अब देखिए प्रश्न ये आया कि भाई इक के स्थान पर यण होता है, तो इक में भी 4 वर्ण है और यण में भी 4 वर्ण है, अब कौन किसके स्थान पर होगा? अर्थात मान लीजिए ई एक पोस्ट है लेक्चररशिप की और यण अर्थात या वाला 4 लोग अप्लाई किए हैं। अब इन चारों में किसके अंदर वह योग्यता है जो ई के स्थान पर आ सकता है या आएगा? इनकी योग्यता का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? अब आप समझ गए ना कि ई के स्थान पर या आएगा, गुआ आएगा, रा आएगा, ला आएगा, इसी प्रकार उ री री इन सब के स्थान पर कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। ये तो हमको पता नहीं है, सूत्र तो कह रहे भाई इक के स्थान पर यण होता है, लेकिन इक के ही स्थान पर यण क्यों होता है, यह भी तो प्रश्न आपके मन में आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे, तो मैं उन प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दे रहा हूं। देखिए समानता एक है हमारा सूत्र, स्थानेंतर तमः, स्थान पर अंतरतमः, अर्थात सदृशता, स्थान पर सदृशता या समानता, सदृश नहीं कहा, सदृशता मतलब अत्यधिक इसकी समानता हो, और सदृशता या समानता 4 आधारों पर व्याकरण में देखी जाती है। एक उच्चारण स्थान की दृष्टि से समानता, दूसरी मात्रा की दृष्टि से समानता, तीसरी प्रयत्न की दृष्टि से समानता, और चतुर्थ अर्थ की दृष्टि से समानता। मुख्यतः उच्चारण और प्रयत्न की ही दृष्टि से देखते हैं, ठीक है ना। परंतु ये 4 आधार जो है समानता के लिए यहां पर बताए गए हैं व्याकरण में। परंतु आप अब यहां देखिए अर्थ ई और या के अर्थ की दृष्टि समान है नहीं, ई में जो मात्रा है या में जो मात्रा है वो समान तो है नहीं। अब उच्चारण देखते हैं, उच्चारण स्थान, तो देखिए ई चू यशा नाम तालु, ई चू या, जो ई का उच्चारण स्थान है वही या का भी उच्चारण स्थान है। इसका मतलब ई के स्थान पर कौन वर्ण आएगा? या, अर्थात ई के स्थान पर आदेश किसका होगा? या, अर्थात ई को रिप्लेस कौन करेगा? या। इसी प्रकार उ को वा, री को रा, री को ला। अब आप समझ गए होंगे। तो ये इसका तरीका रहा, ठीक है। अब हमारा ये तय हुआ कि भाई इक के बाद अच होगा तो इक के स्थान पर यण हो जाता है, और कौन कौन से वर्ण पे कौन कौन सा वर्ण आएगा ये हम क्लियर हो गया। अब आप जान गए ना कि ई पद जो खाली था लेक्चरशिप का, उसके स्थान पर योग्यता किसमें थी? उस पद को प्राप्त करने की या में। क्यों थी? उच्चारण स्थान से में, ठीक है ना। आइए अब उदाहरण हम देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ई और या मिलकर क्या हो रहे हैं? सॉरी, ई के स्थान पर या आ रहा है, तो वह उदाहरण बना सुधी जमा उपास्य। अब देखिए हमारा था ना, उसमें आपने देखा कि इक के स्थान पर यण होता है, कब? अचि परे होने पर, अच परे होने पर। तो देखिए उ के बाद, उ के जस्ट बाद हमने कहा ना तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति से निर्देशित किया जा रहा है, उससे तुरंत पूर्व, अर्थात यहां देखिए
अच तो यहाँ भी है, सा में भी ऊ, सा में ऊ है, और यहाँ धा में बड़ी है, तो यहाँ ऊ को लेंगे कि ई को लेंगे, यह भी आपको हो सकता है एक समस्या आपको लगे कि भाई किस अच किसकी जगह पे या होगा। तो बता दिया है कि भाई अची, अर्थात जो अची है पर में उसके तुरंत पूर्व, अर्थात यहाँ ऊ है तो ऊ के, ये अची है अर्थात अच है, स्वर है, इसके जस्ट बाद कौन है, धी, धी में जो ई है उसी के स्थान पर परिवर्तन होगा। तो आपने देखा कि ई का या होता है सुधी जमा उपास्य, क्या हो गया, शुद्ध्युपास्य, क्या हो गया, शुद्ध्युपास्य, ठीक है, शुद्ध्युपास्य। आपने देखा ये एक उदाहरण हो गया। ये आपके देखिए जो भी उदाहरण आता है वह परंपरागत ही उदाहरण आता है, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें से अगर ये आ गया, इसमें से ये आ गया तो हम कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें जो आपके सामने हैं यहीं से आती हैं, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, ऊ का वा, मधु, इधर देखिए मधु है, उधर अरि है। अब यहां देखिए क्या है, इक है, वहां अच है, इक के स्थान पर क्या होगा, यण होगा, तो वा के स्थान पे क्या था, ऊ, तो ये ऊ हट गया तो इसकी जगह क्या बचा, वा, ठीक है ना, आधा वा बचा और ये धा आधा हो गया। अब ये आ आके वा में मिल गया तो क्या हो गया, मध्वरी, क्या बना, मध्वरी, ठीक है। तो अब आपने देखा कि इक के स्थान पर यण कैसे हो रहा है, इक के स्थान पर यण कैसे हो रहा है, ये चीज आपने यहां पर देख ली। अब इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, री कर रहा हो रहा है, धात्री अंशः, क्या बना, धात्रंशः, यहाँ विसर्ग छूट गया, ध्यान रखिएगा, धात्री जमा अंशः धात्रंशः, री का ला हुआ, यहाँ री था, अब यहाँ ला हो गया, री की जगह ला हो गया, री हट गया उसकी जगह ला हो गया, क्योंकि री का ला हो रहा है। अब आ जुड़ गया तो बड़ा ला हो गया, अर्थात दीर्घ ला हो गया, तो बना क्या, लाकृति ही। अब देखिए ये चार उदाहरण जो है आपको व्याकरण में मिलते हैं, ये उदाहरण अपने द्वारा निर्मित हैं। अब देखिए यहाँ इति है, ई या ई की जगह या कर रहे हैं, इति है, आदि, क्या बना, इत्यादि। ये जो ई था ये हट गया तो आधा ता हो गया, फिर या आ गया, फिर ये बड़ा आ इसमें जुड़ गया, ये बड़ा या बन गया, वो बड़ा जुड़ के या में बड़ा या बना दिया तो क्या बना, इत्यादि। इस प्रकार आप देखें, शुद्धि उपास्य, मध्वरी, धात त्रंशः, लाकृति इत्यादि, ये उदाहरण है। आगे आइए देखिए, अब आपको अभ्यास देते हैं। अभ्यास करने के लिए आप और सीखिए कैसे करना। यदि जमा अपि, ई की जगह या हुआ तो क्या बना, यद्यपि। नदी जमा आवेगः, ई की जगह चाहे दीर्घ ई हो चाहे ह्रस्व ई हो, सबकी जगह या ही होगा, तो क्या बना हमारा, हमारी संधि क्या हुई, नद्या वेगः, नदी जमा आवेगः। अति जमा आचारः, क्या बना, अत्याचारः। अनु जमा अयः, क्या बना, अन्वयः। उकावा हुआ, ठीक है ना। सु, खूब स्वागत, स्वागत आप खूब सुनते होंगे, स्वागतम। सु जमा आगतम, उकावा हुआ तो क्या बना, स्वागतम। अब देखिए यहां छठा उदाहरण देखिए अभ्यास में, अनु जमा एषणम, उ का वाह हुआ तो क्या बना, अन्वेषणम। इति जमा अवदत, ई का या बना क्या बना, इत्यवदत। पितृ जमा आदेशः, क्या बना, पित्रादेशः। मातृ जमा आज्ञा, जमा बराबर मात्राज्ञा, संधि बनी मात्राज्ञा। और पितृ जमा उपदेशः, तो संधि इसकी हुई पितृपदेशः। अब देखिए आपको या तो संधि देगा या तो जैसे दे देगा अन्वेषणम, इसमें सूत्रोल्लेख पूर्वक इसका जो है विवेचन कीजिए, वर्णन कीजिए, विधेयम जो आता है तो आपको देना पड़ेगा। अनुजमा एषणम, या जैसे आपको विच्छेद करके दे देगा, कहेगा संधि करिए,
सूत्रोल्लेख पूर्वक अनुजमा ईषणम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपके 10 उदाहरण हुए और 5 हमने वहां उदाहरण दिए 10 अभ्यास के लिए, तो 15 उदाहरण हैं। और भी बाकी जो जो विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनमें संधियों को देखकर आप जो है बार बार अपना अभ्यास कीजिए। और जो भी चीजें होंगी मैं यहाँ पर आपको निरंतर लेकर आता रहूंगा, और जैसे एग्जाम हो जाएगा मैं तेजी से आपको लेक्चर मिलने लगेंगे। और जिन भी सज्जन को, जिन भी साथी को किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की समस्या उनको आती है इसको समझने में, तो हमें मेल कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करते हैं। और कमेंट्स आप जरूर करिए, जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे आप जरूर वहां बताइए, अपने अनुभव को हमसे साझा जरूर करिए, शेयर करिए। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो हमारे नंबर, ये नंबर है हमारी संस्था का, वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमें जिस भी माध्यम, हमारा चैनल, हमारी वेबसाइट भी है चाणक्य-academy.in, .com नहीं .in, इन सभी माध्यमों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए साथियों। और मैं ये आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि उन लोगों से बचिए जो आपसे 35,000, 40,000, 50,000 रुपए जो इस तरीके से रुपयों के जो है पीछे पड़े हुए हैं, उनसे आप बचिए। और ये निःशुल्क जो आपको चीजें उपलब्ध हो रही इनकी सहायता से आप अपनी तैयारी को पूर्ण करिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।